बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। अब हम मुख्य अतिथि महोदय के बारे में संक्षिप्त परिचय कराने जा रहे हैं। 25 फरवरी 1968 को श्री हिम्मत सिंह मलड़ा एवं श्रीमती देवी जी के घर में एक पर्यावरण प्रेमी लेखक समाज सेवक का जन्म हुआ, जिनका नाम किशन सिंह मलड़ा रखा गया। मानवीय सेवा समस्त प्राणियों के वास्ते लाभदायक समझते हुए प्रकृति के संरक्षण संवर्धन हेतु विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर मार्ग मध्य मंडल शिला में प्राचीन पीपल के 31 अक्टूबर 1984 को पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर 17 जुलाई 1986 को उसी स्थान पर एक नए पीपल पौध का रोपण किया गया, जबकि इस ऐतिहासिक पीपल की छांव तले महान संत पूज्य गुरु नानक देव जी भी अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा से वापसी में साधनारत रहे। पीपल चबूतरे में रोपित नया पीपल आज पुनः अपने पूर्ण यौवन पर आच्छादित प्राचीन इतिहास धरोहर को संजोई हुई है। वर्ष 1984 से लगातार पौधरोपण, शांति वनों की स्थापना, पौधों की उपलब्धता के लिए 1990 में स्वयं के प्रयासों से अपनी पूज्य माया से अधिक ग्राम पंचायतों, वन पंचायतों, मंदिरों, पार्कों, पथ पौधरोपण, 13 शांति वनों की स्थापना, बंजर भूमि में पौधरोपण करते हुए अब तक 10,75,000 से अधिक पौधों का उत्पादन, प्रत्यारोपण निःशुल्क वितरण कार्य संपन्न किया जा चुका है। भारत सहित अनेकों राष्ट्रों के शोधार्थियों, पर्यटकों द्वारा नर्सरी वाटिका स्थापित वनों, पुनर्जीवित वनों का अवलोकन कर सराहना करते हुए अपने क्षेत्र में अपनाने की सहमति प्रदान की गई। स्थापित शांति वनों वाटिकाओं का समय समय पर उच्चाधिकारियों, माननीयों, महिला समूहों, भारत सहित कई अन्य राष्ट्रों के शोधार्थियों, पर्यटकों द्वारा अवलोकन पश्चात निरीक्षण सुझाव पुस्तिका में पुनर्जीवित जल स्रोतों एवं जल राशि बढ़ोतरी होने का उल्लेख किया गया है तथा अपने अपने क्षेत्र में अपनाने की सहमति दी गई है। इतने महत्वपूर्ण कार्य सबके द्वारा अपने क्षेत्र में और पूरे एरिया में किए जा चुके हैं और हमें कुछ प्रतिशतता ग्रहण करनी चाहिए। अब मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय किशन सिंह मलड़ा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आए और धन्यवाद सर। सामुदायिक कार्यशाला इस अवसर पर मां सरस्वती के पावन प्रांगण पर्यावरण शिक्षा एवं दायित्व पर परम सभ्य इस कार्यक्रम के आयोजक विभाग अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती इंतिमा सिद्दीकी मैम जी, आपका विशेष आभार धन्यवाद करूँगा कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया। मैं स्वयं को आप लोगों के मध्य आज खड़ा होकर सुकून महसूस कर रहा हूँ और साफ साफ नजर आता है कि हमारा जो भविष्य है तो जरूर एक नई सकारात्मक सोच के साथ नौकरी का बहुत बेहतर तरीके से मार्गदर्शन करेगा। साथ ही डॉक्टर नीलम मैम,
जी, डॉक्टर ममता मैम, डॉक्टर सरोज जी, डॉक्टर नीलम जी, डॉक्टर मनोज जी, डॉक्टर लता जी एवं आप सभी समस्त बीएड प्रशिक्षु गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार प्रणाम। बड़े गर्व की बात है कि आप इस स्थान में पठन पाठन और प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसकी स्थापना ही आजादी के 2 वर्ष बाद लगभग 1970 में इसका सरकार द्वारा अधिग्रहण और 2020 से SL जिला परिषद के नाम से विश्वविद्यालय, शायद ही संसार का कोई ऐसा कोना हो जहाँ यहाँ के छात्र छात्राओं ने अपनी विद्या का दौरा नहीं बनवाया। आज आप स्वयं प्रशिक्षण एक गुरु व समाज में जाकर अपना कार्य कौशल उसे बढ़ाएंगे। सवाल आता है कि पर्यावरण शिक्षा और उसके दायित्व के निर्वहन की जहाँ पर बात आती है तो ऐसा क्यों? शिक्षा तो हम कई विषयों में पढ़ते रहते हैं, उसमें पर्यावरण को ही आवश्यक क्यों इतना माना गया कि हम किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हुए किसी न किसी रूप में अपने पर्यावरण संरक्षण की अपनी एक जीवन की भरपाई को समझते हुए इस काम को करें, क्योंकि सभी प्राणियों में मानव सबसे समझदार प्राणी है। और आज हम इतने समझदार हो गए कि हमसे जो समझदार हमारे ही वंशज थे, हमसे पूर्व, वो विलुप्त हो चुके हैं, वो इस संसार में है ही नहीं। तो उसके बाद अब हमारी बारी है। लेकिन आज हम सब कुछ जानते समझते जानकार बनते हुए भी बहुत कासुनी करने के पश्चात भी धरातलीय कामों को प्रदर्शित नहीं कर पाते। जहां तक पर्यावरण शिक्षा एवं दायित्व की बात आती है, कोई भी प्राणी विशेषकर मनुष्य, हमने मानव जीवन प्राप्ति किया है, हमें यही बताया जाता है, यही सिखाया जाता है, हम भी यही समझाएंगे आगे को कि कोई भी प्राणी मनुष्य खासकर अपने माता पिता बुजुर्ग के ऋण से उधर नहीं हो सकता। बिल्कुल सत्य वचन है। लेकिन थोड़ा सा अगर सोचा जाए कि इन सब की जननी है कौन, तो आप महसूस करेंगे कि ये जो हम अपने आसपास वातावरण पर्यावरण देख रहे हैं, इसके अनुकूल वातावरण होने के फलस्वरूप भी हमारी उत्पत्ति हुई है। किसी भी तरीके से हम अपने माता पिता गुरुजनों, अपने समाज के, अपने परिवार के, अपने भाइयों के जन्म की कोई सुरक्षा सेवा नहीं कर पाए हैं, नहीं कर पा रहे हैं। हमें ऐसा मौका नहीं मिल पाया जीवन में, तो क्यों ना हम प्रकृति के संघर्षों में चले जाएं। यदि हम इससे विमुक्त होकर प्रकृति को जुड़ें और उसके संरक्षण में लग जाएं, जो प्रकृति वास्तव में हमारे माता पिता गुरुजनों सबकी जननी है, उसकी सेवा सुरक्षा करने से आपको लगेगा कि हम पूर्ण हो गए। यह एक आत्मिक मानसिक शांति का विषय है कि हम अपने सांसारिक मोहजाल कई चीजों से मुक्त हो गए, क्योंकि हम प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, पौधरोपण कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। आखिर आवश्यकता क्यों ऐसी पड़ गई है कि हमें पेड़ पौधे बचाने की और उसको संवारने की आवश्यकता पड़ गई है। जिस प्रकार से इतनी मानव भीड़ बढ़ते जा रही है और बढ़ रही है हुई है, उसी प्रकार से हमारे चारों तरफ पे खूब पेड़ पौधे तो हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, जैसे ही मानव में मानवता की कमी आ गई है, उसी प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं उनकी उपयोगिता ऐसी नहीं है कि जो बहुपयोगी हैं।
जो बहुपयोगी औषधि दीर्घकालिक स्वास्थ्यवर्धक जीवनदायी पौधे थे वो तो विलुप्ति के कगार पर हो गए या विलुप्त हो गए। इसलिए पौधरोपण और पौध संरक्षण की विशेष आवश्यकता है। मैं भी उसी पर बल देता हूँ। ऐसे पौधे जो हमें लगातार प्राणवायु दें, फल दें, फूल दें और औषधि पातों का काम करें, हमारे चारा प्रति सभी प्राणी के लिए सुशोभित रहें और जल का संवर्धन करें। तो सर्वप्रथम तो यही समझा जाता है और यही मैं कहना चाहूँगा, प्रकृति एक वरदान है, हिसाब में समझना, प्रकृति ही जीवन है, इसे लाचार में समझना। प्रकृति ही जीवन जगत जननी है, बिन मांगे जो दे दे वो से तो प्रकृति है। इसका सदुपयोग ही जीवन बचाना है, प्रकृति एक अनमोल खुला खजाना है। शिक्षा के साथ ही पर्यावरण शिक्षा और उसके बाद दायित्व का निर्वहन। आप अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं और आपका जो अनुभव है बड़ा विशाल है। आपने अंतरात्मा से ऐसा समाज के चयन किया, आप शिक्षक समाज के हो जा रहे हैं, जो सबसे समाज में बेहतर पद प्रतिष्ठा है। माता पिता के बाद अब यदि किसी की बात मानी जाती है तो वो सिर्फ गुरु की बातें मानी जाती हैं और हमेशा मानी जाएंगी और समाज मानते आया है। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपकी बातों को आने वाली पीढ़ी सुनेगी, समझेगी और अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगी, जिससे वास्तव में अपने दायित्वों का भली भांति से निर्वहन कर पाए। इस धरा में एक प्रकृति है जो सबके वास्तव में माँ है और उसके बाद माता पिता के बाद गुरुदेव का नंबर आता है। आप उस मार्ग की ओर हैं। तो आप जो पर्यावरण कार्य अपने छात्र छात्राओं के नन्हे बाल्यों के माध्यम से करा सकते हैं, वो समाज में दूसरा वर्ग किसी भी माध्यम से नहीं करा सकता है, चाहे वो धरातल पर कितना ही ठोस काम करे। लेकिन जो बातें एक शिक्षक एक स्कूल में समझाई जाती हैं सभी विषय वस्तुओं के साथ, वो आगे बहुत ही हमें जीवन में एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगी जहाँ वास्तव में किसी प्रकार की शोक की कोई बात नहीं आएगी जिसे हम एक अशोक वाटिका का दर्जा दे सकते हैं। तो आज आवश्यकता है हम अशोक वाटिका और पंचवटी जैसे स्थान बनाने की। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें कई प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन हम विवादित अंशों को ज़्यादा महत्व देते हैं और जो उसके पर्यावरण और जीवनदायिनी पहलुओं से भूल जाते हैं। रामायण की जो बातें हैं उसमें देखिए, श्री रामचंद्र जी कुछ दिन पंचवटी में रहते हैं और जाकर अशोक वाटिका में रावण को, जो विद्वान थे बुरे महाज्ञानी थे, उनसे जीत हासिल कर लेते हैं। आखिर ऐसा पंचवटी में क्या था, वो सोचने का बड़ा सवाल है। हम सिर्फ शूर्पणखा, नासिका, सीता हरण, लंका दहन तक ही सीमित रह जाते हैं। हनुमान जी की जब बात आती है तो उन्हें उनके बारे में लिखा भी है कि उन्नति हो चाहे कुछ भी हो, कि उन्हें बात बात पर टोकना पड़ता था, रोकना पड़ता था और याद दिलाना पड़ता था कि भी आप ऐसे हो, आप ये कर सकते हो। उसके बाद वो तैयार होते। तो वही स्थिति आई जब वो अपने काम के लिए लंका पहुंचे तो अपना ही काम भूल गए। भूख लगी तो बस जो मर्जी तोड़ तोड़ उतर उतर मच गए और लास्ट में वो पारिजात और अशोक के जो पौधे होते उनके बीच झुरमुटे में जब पहुंचे बिल्कुल निकल आ गई। जब उनकी चेतना जागी तो अपने को इतना तरोताजा महसूस किया, तब सीता माता की याद आई। तब एहसास हुआ कि अरे मैं तो यहाँ तो उनको ढूंढने आया था और अब से उत्पादी मचाने में। तो वो सारी जो शक्ति थी वो अशोक वाटिका की थी, जहाँ सीता अशोक था
चंदन थे और खासकर पारिजात था। तो पारिजात ऐसा पुष्प है, उसमें लिखा है रामायण में, किंवदंती भी है, और आप सीरियल भी देखते होंगे कि श्री कृष्ण भगवान इंद्र लोग जाके इंद्र से लड़ाई करके वो पौधा ला रहे हैं, फिर उसकी पूजा हो रही है, उसके गुण बताए जा रहे हैं। यदि ऐसा लिखा सुना और कहानी भी बनाई होती, ऐसा नहीं हुआ होता, तो पारिजात को आज हम जानते ही नहीं। मैंने एक बार क्या कि हर्बेरियम फाइल 2009-10 में बनाई थी कुमारी पीरिया डुबे की। उन्होंने हर्बेरियम फाइल से तो राज्य तक निकली, उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन PhD से किया। तो वहीं से उन्होंने PhD के दौरान पारिजात पर शोध किया। तो मैंने पारिजात के 7 किलो BHU भिजवाए उनके लिए, वहाँ 6 किलो 200 ग्राम पत्ता सुरक्षित पहुँचा। उन्होंने उसमें 5 ग्राम एसेंस निकाली, वो एसेंस से निकले निकोडीन। तो पूरे संसार में पीरिया डुबे का जो है एक नया शोध हो गया। तब लगा हमारे जो अपने किसी भी धर्म में कहीं पर भी जो कभी छोटे किस्से टोटके होते हैं, उनमें बड़ा वैज्ञानिक महत्व छुपा होता है। तो पारिजात के बारे में भी भगवान को तब चोट की संज्ञा दे दी, और वो आज तक उसी नाम से जाना जाता था, पारिजात। जो तब चोटके लग जाते हैं, चोरी करके लगाते हैं, लेकिन 2019 में उसमें निकोटीन पाया गया। और खासकर देखिए, जो भी पुराने लोग वैद्य का काम करते हैं, उनके घर में जरूर पारिजात का पौधा होता है, और आम जनमानस को तो उसके बारे में बताया ही नहीं जाता, कम बताते थे, क्योंकि उसके पत्ते सारा पंचांग दवाई का काम करता है। तो खासकर क्या है कि आप अगर बात जन्य व्याधि से परेशान है, मानसिक डिप्रेशन हो रहा है, आपको अशांति हो रही है, साइटिका हो गया, तो आप 1 कप चाय पीजिए पारिजात की, तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और साइटिका से बिल्कुल परेशान है तो 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीने के अंदर तो आपने ठीक हो ही जाना है। ज़्यादा भी उसको नहीं पीना है, क्योंकि काफ़ी उसमें गर्मी होती है। ये पारिजात के गुण होते हैं। अब हम शिक्षा के द्वारा पर्यावरण शिक्षा और उसके दायित्व का निर्वहन कैसे करें। आपको भविष्य में अपने कक्षा में बच्चों के साथ जो भी विषय वस्तु आप करेंगे, उसमें अपने छात्रों से ये देखें कि उसका मन के अंदर क्या है, विद्यालय के पास कैसा कैंपस है। मैं ये समझता हूँ कि प्रत्येक विद्यालय को उसके भूभाग को देखते हुए सरकारों ने हर 10 वर्ष में 10 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई, और विद्यालय के सारे पर्यावरणीय कार्य उसी कैंपस में हो, और वो एरिया 5 से 10 साल के लिए विद्यालय को दी जाए। उसमें विद्यालय परिवार के साथ साथ वन विभाग भी, स्थानीय लोग भी अपना सहयोग करेंगे, और उसमें बोर्ड विद्यालय का लगेगा, और उस एरिया की आबोहवा कैसी है, वहाँ उस प्रकार के फल पट्टियाँ लगा सकते हैं। एक स्कूल से, एक जनपद से, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में छात्र छात्राएं पाठ्यक्रमों का अवलोकन करेंगे, तो लगातार 5 से 10 वर्ष हम अगर छात्र छात्राओं के साथ इस प्रकार की गतिविधि लगातारी रूप से करें, और कहीं तो हम अपने उत्तराखंड में इस प्रकार की फल पट्टी, इस प्रकार की बगीचे बना सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में रहते हुए हमारे आसपास का जो पूरा क्षेत्र होगा, वो वास्तव में पंचवटी और अशोक वाटिका और एक ऐसा बॉटनिकल गार्डन होगा। हम सुबह शाम कभी भी भ्रमण में जा रहे हैं, तो सारी रोजना की आवश्यकता की वस्तुएं हमें फल फूल पत्ती किसी न किसी रूप में प्राप्त हो जाएगी, और वही करने की आवश्यकता है। और ये बात अगर हम अपने छात्र छात्राओं के मन मस्तिष्क में डाल दें, और पूरे विशेष प्रयास शिक्षकों का ये होना चाहिए कि उस फल, जो भी स्थानीय फल फूल सब्जियां, पेड़ पौधे, पौष्टिक पादप, जितनी जानकारी आपको है, वो अपनी लोकल की जो स्थानीय बोली भाषा होती है, उसके सारे नाम जानकर बच्चों को प्रेरित और उनको समझाएंगे कौन सा किस काम में आता है, ताकि। और उसके बाद अगर हम
लगातार महीने में 2 महीने में भी छात्रों का एक पूरा स्कूल का एक टूर उस बगीचे में अगर बनाते हैं तो आपको लगेगा कि कक्षा 6 से अगर कक्षा 12 तक की ये व्यवस्था होती है। जिन्हें प्रकृति से प्यार होगा वो जरूर पर्यावरण संरक्षण का काम करेंगे, वो आगे जाके उसी विभाग को भी चयन करेंगे और खेती से भी जुड़ेंगे, वनों से भी जुड़ेंगे और ऐच्छिक रूप से काम करेंगे। आज हम हमारी जो इच्छाएं होती हैं उसे छोड़कर दूसरी ओर चले जाते हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं होगा। यदि हम ये विषय वस्तु और ऐसे काम अपने पर्वतीय क्षेत्रों में रखते हैं तो जरूर हमारे जो आने वाले नई पीढ़ी है वो उदाहरण देखते हुए अपने शौकिया रूप से अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए अपनी मानसिक दशा के अनुसार ऐसे ऐसे कार्य कर लेंगे जो हमें बिल्कुल एक धरातली वैज्ञानिक किसान के रूप में प्राप्त होगा। इससे बड़ा दूसरा विकल्प और क्या हो सकता है। हमारी हर आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन जो है पर्यावरण है। तो हम यदि इसको बहुत भली भांति समझते हैं कि बिना पर्यावरण की शुद्धता के हम रह ही नहीं पाएंगे, तो हम ऐसे वातावरण को अपने जीवन में डालें और उसका अनुसरण करें ताकि हमारी जो प्रकृति है वो वास्तव में माता पिता गुरुजनों का जो आशीर्वाद है उस रूप को हम निभा सकें। आप शिक्षक के रूप में जो बातें यहाँ पर जाएंगे वो जरूर आपकी पूरी होगी। हमारा जो कहीं पर भी गांव हो नगर हो उसका कम से कम 2-4 किलोमीटर का एरिया ऐसा होना चाहिए, 2-3 माइल का क्षेत्र पर। उसमें इस प्रकार के खरपतवार को हटाकर ऐसा बॉटनिकल गार्डन बनना चाहिए, ऐसी जैव विविधता वाला बनना चाहिए ताकि जब भी हम उसके आसपास जाए हमारी प्राकृतिक संसाधनों से पूर्ति हो जाए और हम खुद भी प्राकृतिक जीवन जीने के साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी को प्राकृतिक जीवन जीने की जो धारणा उसके मन में बनाएंगे, जरूर उससे हमारा समाज आने वाले समय में बहुत बड़ा उदाहरण प्रतीत करेगा। जहाँ पर पर्यावरण शिक्षा और दायित्व की बात आती है उसके बाद पर्यावरण पलायन रोजगार की बात आती है। उससे अगर आप आगे चले जाएंगे फिर पर्यावरण पलायन रोजगार की बात आती है। और आज हम बहुत ज़्यादा पर्यावरण पर चिंता कर रहे हैं, पलायन पर हमला कर रहे हैं और रोजगार पर रोज रोना ही रोना होता है। यदि एक विद्यालय 5 साल 10 साल में एक वन को तैयार करता है तो वो आने वाले 50 साल में पर्यावरण की समस्या को भी हल कर सकता है, पलायन की समस्या को भी हल कर सकता है और बहुत अच्छा रोजगार को प्रेरित कर सकता है। इसमें सहयोग वन विभाग को भी करना होगा, वन विभाग को भी करना पड़ेगा और सभी क्षेत्रीय निवासियों को इसको सहयोग करना पड़ेगा। उसका जो प्रमुख कारण है वो चीड़ की खेती है। उसको चीड़ के वन नहीं कहा सकता, उसे हम वनों की संज्ञा नहीं देता। वो चीड़ की खेती है। उसकी जो चीड़ की खेती है 50 साल में 10 बार फसल दे देती है। हम बांस का जंगल, सीलिंग का जंगल तैयार करेंगे 50 साल लग जाए, लेकिन ये जो 50 साल के अंदर हमारा प्राकृतिक वन बनेगा उसकी जो जैव विविधता बनेगी वो बहुउपयोगी होगी, जीवन उपयोगी होगी। वहाँ पानी का रंग रूप में साफ साफ दिखाई देगा। और चीड़ की खेती जहाँ 50 साल आप लगातार करते रहेंगे वहाँ उजाड़ी उजाड़ होगा, वहाँ सिर्फ चीड़ चीड़ दिखेगा। साल में 4 बार जरूर आग लगेगी, जिसे नियंत्रण अग्नि कंट्रोल बर्निंग कहा जाता है, जिसके लिए भारत सरकार अलग से पैसा देती है, प्रदेश सरकार अपना बजट खर्च करती है। वो आग लगानी ही लगानी होती है। भले ही उसमें सिस्टम होता है उनका, रिजर्व फॉरेस्ट अलग होते हैं 10, 20, 25, 50 साल के लिए, और जो ओपन फॉरेस्ट वन होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन कारण क्या है, 4 बार आपने वनों में आग तो लगानी है, कंट्रोल बर्निंग करनी है, वो आपका अधिकार है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तनख्वाह रुक जाएगी, बजट नहीं आएगा। उनका मानना है कि हम 5वीं बार जब आग लगेगी तो बहुत भीषण होगी,
तो 4 बार इतना टेम्परेचर चीड़ के पेड़ को दिया जाता है, सरस के पेड़ को, ताकि उस पर कोकून भी लगे, उससे बीमारियां भी हटें। इतनी गर्मी बढ़ेगी कि शीट फटेगी, फिर वो उस पर पंख भी होती है, बहुत दूर दूर तक चले जाती है। वो जहाँ भी रहे वहीं पर अपना घर बना लेती है। और चीड़ चाहे छाया में गिरे, कठोर चट्टान पे गिरे, अपने को तो जैसे तैसे बना ही लेता है और आतंकवादी की तरह बिल्कुल खड़ा हो रहता है। और उसके आसपास जो अन्य प्रजातियां होती है उनका विनाश हो जाता है। आज एक भी पेड़ हमें या किसी को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, प्रकृति अपनी भरपाई स्वयं कर लेती है। लेकिन हमने ऐसे विनाशकारी उपाय बना रहे हैं। आज भी हम अगर अंग्रेजों की चाल पर चलेंगे, उन्हीं के बनाए नियम कायदे कानून अपनाएंगे तो कब तक ऐसा चलेगा। इसमें सारा हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र भूभाग है वो उजाड़ हो जाएगा। मेरी अपनी समझ है कि जिसका जैसा स्वभाव होना चाहिए उसको उस हिसाब का काम मिल जाना चाहिए। यदि स्वभाव के विपरीत कोई चीज होगी तो वो बड़ी कठिनाई और उदंडता पैदा करेगा। तो चीड़ का जो स्वभाव है काफी गर्म क्षेत्र का है और कठोर चट्टानों पर रहने वाला है। तेज तीव्र धूप उसे चाहिए, तो हमारा जो क्षेत्र है दक्षिणी ढाल वो बिल्कुल सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और कठोर चट्टान, ऐसे स्थानों का चयन करके वहाँ खूब चीड़ की खेती करी जाए। खूब सीधा अच्छे रेसे वाला चीड़ का पौधा होगा, अच्छा उसमें रेजन निकलेगा। वहाँ बस साल में 10 बार भी आग लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक उलट हम उत्तरी ढाल को आ जाते हैं, जहाँ छायादार ढाल हैं, जहाँ पहले से बर्फ पड़ती है, जहाँ बांज के जंगल हैं। ऐसे क्षेत्रों में हम अपने पारंपरिक वन बनाएं, अपने बांज, बुरांस, कापा, लिसालो, किलमोड़ी, घिंगारू, चिउरा, जो भी हमारी जैव विविधता है उसको हम बढ़ाएं तो हमारी जल स्रोत भी हमेशा बने रहेंगे और चीड़ की भी खेती होगी। तो अगर हम वन विभाग के भरोसे बैठे रहेंगे, उनके साथ वृक्षारोपण करते रहेंगे, शायद ये काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि उनके कभी कभी क्या होता है, कहीं आग लगा दे, वो भी कंट्रोल रूम में फोन करता है, सर मैं यहाँ 1 नंबर में नहीं आ सकता हूँ, यहाँ तो 4 नंबर में भी गाँव वालों ने आग लगा दी। अभी मैं रास्ते में देखते आ रहा था, 3-4 वन विभाग के कर्मचारी हैं और उनके साथ उनके लेबर हैं, तो करीब उन्होंने सड़क के किनारे 10 जगह आग लगा रखी है। वो उनके कंट्रोल वन नहीं है। अब उसके बाद कोई गाँव वाला आएगा, कोई बुजुर्ग आएगा। कई लोगों को तो ये भी भ्रम होता है कि ये ऐसा सीजन है कि आग लगानी है, क्योंकि पहले से आग लगाई जाती थी और फिर उसके बाद सबको बुलाया जाता था। आज भी वो प्रक्रिया चल रही है। मेरा अपना प्रस्ताव है कि अग्निकाल और कंट्रोल बर्निंग का नाम ही अगर हम हटा दें, आग का नाम नहीं आएगा तो आग कहाँ से लगाएंगे, भले आग का वो कंट्रोल कुछ भी करें। अग्निकाल नहीं आने से उसका नाम विशेष पर्यावरण संरक्षण काल रख दिया जाए। उस पीरियड में हम पौधे की निराई गुड़ाई या कहीं से भी पानी की व्यवस्था करके उसको लाएं तो बहुत अच्छा हमारे यहाँ रोजगार मिल सकता है। और विद्यालय के माध्यम से हम अपने छोटे छोटे अच्छे वन बना सकते हैं। हम अपने छात्रों को समझा सकते हैं हमारी जैव विविधता क्या है। हमारे यहाँ रिंगाल और घिंगारू लगभग सारे क्षेत्रों में होता है। आज हमारी सरकार, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हाइब्रिड बीज बना दिया, हाइब्रिड पौधे बना दिए, अखरोट में भी गिट्टी बांध दी, अमरूद में भी गिट्टी बांध दी, आम की गिट्टी कटवा दी। और उसके बाद इतना उसमें हाइब्रिड हो गया है कि बिना दवा के तो आप फल खा ही नहीं सकते हैं, फूल लगेंगे ही नहीं। तो ऐसा ना हो कि अगर हम सीधा बीज से, सीड से कोई चीज बनाएं, उसकी लाइफ भी ज्यादा होगी और फल भी अच्छा रहेगा। लोगों ने सेब के बगीचे बना रहे हैं, हफ्ते में 3 दिन स्प्रे होता है। 3 दिन स्प्रे नहीं करोगे, 3 महीने के बाद पौधा खराब हो जाएगा, फिर फल ले लगेगा, 3-4 साल में उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। तो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में तो पहले से ही नाशपाती है, सेब है, खुमानी सब है, जिसे हम कहते हैं आड़ू, बेड़ू, घिंगारू। मैम ये आड़ू फूलों प्रजाति में आता है, बेड़ू जिसे अंजीर कहते हैं उसमें आता है, और घिंगारू जो हमारी ये चेरी प्रजाति में आती है वो है। ये सारे पौधे औषधि और सी विटामिन के पोषक तत्व। इसलिए कुछ भी खाओ, आड़ू बेड़ू घिंगारू कुछ नहीं होगा वाली बात है ना। कहते हैं लोग मजाक में, अरे इस तो आड़ू बेड़ू घिंगारू कुछ भी दे दो, इसका मतलब कीट है। तो ये जितने पौधे हैं अगर यही हमारे पहाड़ में हो जाए तो
हमारा तो बहुत अच्छा रोजगार हो सकता है। ये हम अपने बच्चों को बताएं कि घर के आसपास बेड़ू का पौधा जरूर होना चाहिए। बेड़ू के किस्से बताएं कि बेड़ू गाली देते हैं किसी को, अगर वो करते तो कहते हैं तेरे आंखों में बेड़ू का चोट डाल दे। और बेड़ू का चोट इतना कारगर है, हमारे वहाँ एक उमरिया घास होती है ना गजू में, अगर वो कहीं लग गए तो लगाओ, हाँ कहीं पर उसको अपने बॉडी में चुबा करके देख लेना, 1 हफ्ते बाद निकालना, कितना ही उसको निकाल दीजिए लेकिन फिर भी उस पर रहता है और 6 महीने तक उस क्षेत्र को खराब करता रहता है। तो पहले से ऐसा हो जाता था तो लोगों को बिल्कुल कैंसर के रूप में दाखिल करके लोगों की मौत हो जाती थी। तो उस समय जो जानकार रहते हैं वहाँ पर बेड़ू का चोप लगाते थे, तो बेड़ू का चोप लगाइए, वो उल्टा कांटे को सीधा बाहर निकाल देता था। और बेड़ू बाप को बाड़ू मासा हमारी राष्ट्रीय धुन पर बजता है और उस पर आज तक उसका कोई क्लोन चेंज नहीं हुआ, उसमें कोई हाइब्रिडेशन नहीं हुआ है। तो एक किसान अगर अपने खेत खलियान बंजर, जहाँ पर बिल्कुल पथरीली एरिया है, खूब धूप आती है, जहाँ कभी पानी की उसको जरूरत ही नहीं, ऐसी जगह बेड़ू के 4 पौधे लगा दो, साल में आपने 10, 20, 50 किलो जितना भी अंजीर आप पैदा करेंगे लगाइए। अगर वो 500 रुपये किलो है तो हमारा जो अंजीर है वो 700, 1000 रुपये किलो जरूर बिकेगा, क्योंकि बिल्कुल प्योर जैविक है। तो हम अपनी वाटिका में बेड़ू के भी पौधे लगवा रहे हैं और जिससे बहुत अच्छा हो सकता है। क्षेत्रफल में फैल चुके हैं, तो उन वनों में बाहर से हमने कहीं से नाशपाती या शिवलाख नहीं लगवाए, पहले खुद प्रैक्टिकल किया, उसके बाद जो वहाँ के माली थे, जो भी कर्मचारी थे, उनको भी सिखाया। तो आज उन पूरे हमारे 13 शांति वनों में 10, 20, 50, 100, 200 मेहल के पौधों और घिंगारू के पौधों में क्या लगा रखा है? नाशपाती। 2 प्रकार की नाशपाती, गोल और तुमड़ी हो रही है। जहाँ पर गर्मियों वाला क्षेत्र है वहाँ गोल हो जाता है, जहाँ अच्छी ठंडे है तो वहाँ पर तुमड़ी हो जाता है। और हाइट होगी तो रेड चेरी और ग्रीन चेरी ऑस्ट्रेलिया की नाशपाती भी हो रही है। तो 4 प्रकार की नाशपाती तो हम ऐसे ले सकते हैं, वैसे सेब। तो करना क्या है, हमारे आसपास अपने गांव, वन पंचायत, खेत खलियान, रोपड़ी, जहाँ भी मेल के पौधे आप कटिंग करवा दो, बहुत आसान है। जनवरी, फरवरी, दिसंबर 3 महीने उसकी कटिंग चढ़ जाती है। तो हर साल अगर 10% पौधों में भी हम नई नई कटिंग लगाते रहे खेल खेल में, तो हमारे पूरे क्षेत्र में नाशपाती और सेब की पट्टी बनेगी। अब हम कहेंगे कि बंदर आएंगे, लंगूर आएंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? 10% चलो बंदर लंगूर बूढ़ी ने खा दिया, सब जानवर कभी नहीं उजाड़ता। 20% भी अगर आपने तोड़ के बेच लिया, सिर्फ 20% सेब नाशपाती, जैसे काफल तोड़ते हैं ऐसे आपने बेच लिया, तो बाकी आपका 70% बचता है। तो 70% आपका टूट जाए, सड़ जाए, गल जाए, कोई बात नहीं। जब सामग्री हमारे पास उपलब्ध होगी फिर ट्रकों के हिसाब से, तो कॉन्ट्रैक्टर भी बढ़ेंगे। तो जहाँ बियर बनती है, वाइन बनती है, शराब बनती है, उनके साथ सरकार का ठेका होगा, वो उन गाँव में अपने ड्रम ले जाएंगे, आपको लेबर लगा के सारे टूटे फूटे जितने सड़े गले नाशपाती सेब में ड्रमों में बनाना होगा, सील लग जाएगी, 90 दिन जिस दिन होगी आपका तो लाइन तैयार हो गया, उसको बियर को पीने ले जाएंगे। तो हमारे को तो पूरा 100% उसमें फायदा हो गया। 70% सड़े गले का भी मिला, 10% में फल परसों पसीने हमारे क्षेत्र के कर दिया। 20% जिस वक्त तोड़ के अगर सेट करे तो एक रेगुलर इनकम हमको क्रेडिट हो सकती है सेब नाशपाती। मैं जब कक्षा 6 में प्रथम बार जीआईसी बागेश्वर में वर्ष 1978 में एडमिशन लेने गया, मेरे साथ मेरे गांव के गुरुजी रमेश जोशी जी थे। तो वहाँ पर कोई माली जी काम कर रहे थे, उन्होंने मेरी सिफारिश लगाई कि ये मेरे कचारा लगा है, इनको पानी देते रहना बहुत जरूरी, क्योंकि वहाँ कनिस्टर से पानी लाते थे, वो पानी पिलाते थे, अब तो खाए लगते। तो मैंने वो उनकी मेहनत और जो नाश्ता कराते चलते चलते सीख लिया। घर जाके पहले बार तो कक्षा समझता नाश्ता में कटिंग करा, तो कैसे होगी 4 को मीटिंग करती। आज हम इन पौधों को इसमें आप सालों को इस तरह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बनी रहेगी और दीर्घकालिक तक वो पौधा बना रहेगा और बहुत अच्छे हमें अपने क्षेत्र से इनकम। हमें रिंगाल के बारे में और बांस के बारे में समझाना पड़ेगा आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि आज भी हमने
4 प्रकार का बांस पाल रखा है, बिंदाल पाल रखा है। किसी पड़ोसी को या किसी गांव वाले को, किसी मित्र को अगर दो पौधे बांस के पकड़ाने की चेष्टा करते हैं तो अपना मुंह छोड़ देता है, कहते यार लोग अच्छे से पौधे तो तुम बांस पकड़ाते हो, कौन लगाता घर के आता है ऐसे बात। वर्धन में जो भूसुकलन और पूरी क्षेत्र में दरारी का है, हम 5000 बांस लेके गए 2023 में, तो वहाँ के गाँव वालों को बुलाया सदस्य थे, तो वहाँ के इंटर कॉलेज में बैठे, तो वो इंटर कॉलेज वर्धन और बारिश दो जरूर के बीच में आ रहा है, तो हमने बीच में वो दोनों तरफ के लोग बुलाए, तो उनको बताया कि आप ये रिंगाल की प्रजाति का जैसा होता है जापानी में ज़्यादा हाइट नहीं होती, उसको आप मकान के चारों तरफ से लगाइए, ज़्यादा जगह तो बंद बांस लगा दीजिए, चाइनीज में उनको पीला बांस लगा दीजिए, और ज़्यादा जगह तो हाथी बांस लगवा दीजिए, और आपकी 100 साल की पूरी गारंटी, एरिया बिल्कुल नहीं बैठेगी। तो जिनके समझ में आए तो वो पौधे भी कम लगे। तो आज हम लोगों को जापानी बैम्बू और चाइनीज बांस और हाथी बांस तीनों लगाने की सलाह देते हैं। इससे क्या होता है, हाथी बांस का लगाएंगे सबसे ज़्यादा उसके पत्तों में सॉफ्ट नस्ल की और खूब मोटा वो बनता है। आसाम में तो उसमें भोजन कई व्यवस्थाएं होती है, लेकिन हमारे यहाँ खासकर 4 पत्ती के रूप में आ सकता है, उससे जानवर का प्रयोग नहीं करता। यही बात जो पीला बांस और जापानीज बैम्बू की तरफ, उसका हमारा 3 महीने अचार और सब्जी चल जाता है। तो अब हमारे मंडल से बागेश्वर में तो 2-3% लोग बांस का अचार और बिंगाल का अचार बनाना सीख गए और उन्होंने खाना भी शुरू कर दिया। और मुझे भी जानकारी मिली कि जब बांस का लगभग 5 साल का हो जाता है तो उसके अंदर भी वंशोधन तैयार हो जाता है, और वह कैंसर और लिवर कैंसर के लिए बड़ा कारगर सिद्ध होता है। तो बांस में भी इस प्रकार के रेशे होते हैं, उसका स्वाद बदलने का रहता है, लेकिन खाना बहुत जरूरी है। और श्री राम नाम शब्द ये काम नहीं आता। अगर हमें उत्तराखंड को बचाना है, पहाड़ को बचाना है, बिंगाल को अपनाना ही पड़ेगा, बांस को लगाना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ दौली, गाड़ गदेरे, पोखर, खेत खलियान, जहाँ भी उबड़ खाबड़ हो रही वहाँ बांस जरूर लगाए। खास सारा पत्ती हो जाता है, बहुत विशेष जैव विविधता बढ़ जाती है, और 2-3 महीने का बहुत सुंदर हमारा रोजगार का साधन बन जाता है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। 3 साल में बांस का पोल अभी जो कॉस्ट है 1000 रुपये। आप अगर 10% पोल भी खड़े रहते हैं, बाकी 80% जो जुलाई अगस्त में नहीं को बुलाते वो 4,000 ले सकते हैं। तो बहुत सुंदर हमें एक रोजगार बांस के द्वारा मिलता है। एक रिंगाल की कहानी है, हमारे जो छोटे किस्से कहानियां होती हैं उसमें बड़ा वैज्ञानिक महत्व होता है। हम अपने पहाड़ों में कहते थे, कोई बच्चा जाते ही खुरापा क्या उधर हो गया, पेट दर्द से आपसे परेशान करता है, चिल्लाता है, बच्चा बोल नहीं पाता, बच्चा बार बार एडमिट में आता है, तो मजाक में या कहते हैं बुजुर्ग तो हम फर्क हो जाती इसको राख बाहरी में कहते हैं तो हम फर्क हो जाती। तो इसको मजाक में नहीं लेना, वास्तव में खिलाना है। अब राख कौन सी खिलानी है? ठीक है, हरड़ की राख भी देते हैं, लेकिन वो राख होती है आंख कहाँ कहेगी, आंख कहाँ कहे, ठीक है। इसकी अगर राख होगी, किसी को हनुमान जी को तुलसी के पत्ते में रख के एक दिन सीता माता ने जी भी खिलाया, उन्होंने हनुमान जी को भोजन में बुलाया, कोटनियाँ खाली हो गई। लास्ट में पूछा उन्होंने कि प्रभु क्या करें, मैं तो मुसीबत हो गई। तो उन्होंने कहा कि कहाँ लगे इसको खा रहे राख, तो राख वही था, आम राख है, किसी को उसमें राख दे दी वो हो गया। तो ये जो पौधे हैं और जो बांस की खेती है, ये बहुत हमें अच्छा रोजगार दे सकती है आने वाले समय में। तो रिंगाल की एक छोटी सी एक किंवदंती है कि हरिद्वार का जैसा शुभ स्थान, मनोरम स्थल, और वहाँ पर शिव जी ने देखा कि देवी पार्वती मैया वहाँ पर उदास बैठी है, व्याकुल है। तो भगवान ने पूछा, देवी उदास क्यों बैठी हो ऐसे स्थान पर, क्या कारण है उदासी का? उन्होंने कहा, प्रभु मैं उदास इसलिए हूँ और उदासी का कारण तो आपकी गंगा है।
आप रहते तो साथ मेरे हैं, लेकिन आपके मन में हमेशा गंगा का जाप चलता रहता है, गुणगान उन्हीं का करते रहते हो। आखिर ऐसा गंगा में क्या है कि रहते मेरे साथ हो, गुणगान गंगा का करते हो। तब उन्होंने कहा, देवी बिना गंगा के तो आपका मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं, जब गंगा है तब तुम्हारा मेरा अस्तित्व भी है। इस धरती पर सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली गंगा है। तो तब माता पार्वती बोली, आप हर मनोकामना की बात करते हैं, मेरी तो आज तक एक मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। बड़ा विस्मय हुआ, हमने कहा कौन सी ऐसी मनोकामना आपकी आज गंगा ने पूरी नहीं की। तब उन्होंने बताया कि मैं हर बार गंगा से कहती हूँ कि चातुर्मास में मेरे लिए हिमालय की कंदराओं से गंगाल लेकर आ देगा, लेकिन आज तक गंगाल लेके नहीं आई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं मंगा देता हूँ, इस बार जरूर आएगा। जवाब भेजा कि देवी गंगा इस बार तैयार रहो और ध्यान से सुनो। आपसे पार्वती जो है नाराज है, आपने उनकी एक छोटी सी मनोकामना पूर्ण नहीं की, वो आपसे रिंगा चाह रही। तो यह सुनते ही गंगा मैया ने हाथ खड़े कर दिए, बोला प्रभु सब कुछ तो हिमालय से ला सकती हूँ, इस रिंगाल को नहीं ला सकती। कारण पूछा कि क्यों नहीं ला सकती। उन्होंने कहा मैं हर साल बहुत वेग लगाती हूँ, बहुत ताकत लगाती हूँ चातुर्मास में इसको हर बार लाने के लिए, लेकिन ये इतना चालाक है, जितनी ताकत लगाती हूँ धरती पर पड़ जाता है, ऐसे चिपट जाता है जैसे कोई छोटा बच्चा माँ की छाती को पकड़ के चिपट जाता है। मैं इसको नहीं छुड़ा पाती, फिर मैं थक जाती हूँ, ये खड़ा हो जाता है, इसलिए इसको नहीं ला सकती। अब कितना बड़ा वैज्ञानिक रिंगाल होगा, बांस होगा तो बाढ़ आएगी नहीं तो आजकल तो बिन लाजम के बाढ़ बस आने लगी है। तो ऐसा ये होगा, ये हमारी जैव विविधता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब रही बात हिसालू के मुड़ू, आड़ू, पेड़ू, भिंगारू, कांगड़ा, अखरोट, जो भी हमारे क्षेत्र के फल हैं, इनके साथ चंदन की खेती कर सकते हैं आप लोग। मैं 2002 से जंगल बागेश्वर में चंदन के पेड़ लगा रखे हैं। अब हमारे पास सैकड़ों हजारों पौधे, मैं सैकड़ों पौधे ऐसे हो गए हैं जो आज सीड दे रहे हैं, बीज दे रहे हैं। उनको टिकोरी, कोयल और भी कई पक्षियां खाती हैं। फिर जहाँ जहाँ उनका बीज जा रहा है वहाँ पर चंदन का पौधा हो रहा है। जो हम स्वयं बीज उगा के लगाते हैं वो पालना बड़ा कठिन हो जाता है। जो स्वतः ही कहीं पर जम रहा पक्षी प्रसाद से, वो बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहा। कारण चंदन परजीवी पौधा है, पैरासाइट है, वो अपने को चीड़ के बगल में भी सर्वाइव कर रहा है। इसालू, किलमुड़ी, लंटना कहीं पर भी वो गिरे वो कर रहा। तो हमारे किसानों को राय है कि आप अमरूद लगाइए अपने वहाँ और उसके साथ चंदन के पौधे लगाइए, क्योंकि उसको सहयोगी की आवश्यकता होती है। आप दाने लगाइए, अनार के पौधे लगाइए, आंगन लगवा लीजिए, अखरोट लगवाइए, कोई भी फलदार पट्टी जो आपके वहाँ के आबो है उसको लगाइए और बीच बीच में चंदन लगाए। पूरे उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में जितनी ऊंचाई है वहाँ चंदन की ग्रोथ कम है, लेकिन हो रहा है। तो लगभग भी चंदन 15,000 रुपये किलो और उसके जो अंदर का पार्ट है 35-36 हजार रुपये किलो। 15 साल में आपने 1-2-4 पौधे भी पाल दिए तो 20 साल बाद आपके देखिए उस क्षेत्र में चंदन ही चंदन, कभी उजड़ने की जैसी स्थिति नहीं आएगी। इसलिए चंदन के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए और हम अपने गाँव में घर खेत में स्वयं भी लगवाएं। हमने देख के लघु वाटिका से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 2 पौधे निःशुल्क भेंट का प्रावधान मातृशक्ति को करा था। तो जहाँ भी वाटिका होती थी हम 2 पौधे चंदन से लेके पहुँच जाते थे। तो आज करीब 5-10 परिवार ऐसे हैं जिनके पौधे 10 साल 15 साल के होंगे, तो उनके लिए कागजी कार्रवाई वनाधिकारी से चल रही है। 1-2 लोगों के तो रफ इच्छा होगी। सिर्फ चंदन आपको अपने नाक खेत में लगाना पड़ेगा, उसी को काटने की सरकार अनुमति देगी। बिना अपने फॉरेस्ट में या सार्वजनिक जगह पर आप चंदन का पौधा लगाएं तो उसे आप नहीं काट सकते। हमने भी ज़्यादा सार्वजनिक जगह पर लगाए हैं ताकि सबका ही काम आए और हर जगह चंदन फैल जाए, इसलिए चंदन की खेती कर सकते हैं। तो ये आड़ू मेड़ू भिंगारू सारे जो है चंदन के सहयोगी हैं। हमने पढ़ा है, हमें बताया गया था कि चंदन बीज व्यापक नहीं लगते रहे पूजा, जो रहे उत्तम प्रकृति का करी कुसंग, चंदन बीज व्यापक नहीं लगते रहे पूजा में। जिन्होंने ये दोहा लिखा उन्होंने इतना पढ़ा था, इतना ज्ञान अर्जित किया था, शायद PhD होंगे, DLED होंगे। और फिर जब इसको
समझाने की बात आई तो हमने इतना शॉर्टकट समझा दिया कि हमने अर्थ ही उल्टा बता दिया। चंदन की व्यापनी द्वितीय है भुजंग की बात करती है। आप इतने प्रशिक्षु हैं और आपके जो प्राध्यापक विद्वान गुरुजन यहाँ पर हैं, ये चंदन का काम कर रहे हैं और आप सब भुजंग की तरह इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो आपसे इनको कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। जिस दिन ये रिटायरमेंट हो जाएंगे उस दिन आप चंदन करके होंगे। अभी आप आड़े लोड़े गिनारो अपने को समझ, तो जिस दिन ये आपके चंदन के पौधे रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट नहीं के तैयार होंगे, उस दिन आप इतनी शानदार चंदन की महक अपने समाज में फैलेगी। इनके साथ आपके साथ आड़ो पेड़ों गिनारों में रहना है, वो भोजन की तरह रहेंगे। तो चंदन का स्वभाव क्या है कि वो पैरासाइट है, आज तो वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया, और जीवी है। लेकिन ये जब लिखे थे वो वैज्ञानिक कितने बड़े होंगे जिन्होंने ऐसा देखा। हमने उसके साथ जो सहयोगी होस्ट प्लांट होता है, लिखने वाले ने उसके बारे में लिखा है, हमने सांप बता दिया। मैंने आज तक नहीं देखा, मेरे पास 30 साल का चंदन का पौधा है, कभी आ तो जाए, नहीं आया। और अच्छी देख रेख है चंदन के पौधे की, घर के आसपास तो साल में 2 बार बीज देता है, हजारों लाखों बीज लगते हैं, मतलब तो पक्षी प्रसार से अच्छा पड़ेगा। तो चंदन में सांप नहीं लिखते रहते हैं, जो अन्य पौधे उसके अगल बगल में होते हैं उनसे वो भोजन तो लेता ही है, और जब अपना परिपूर्ण होकर पकता है, फटता है, तो उसकी जो तीसरे नंबर की पार्ट अंदर की जो मेमोरो बाहर दिखने लगती है, वो महक देती है। तो इतनी तेज महक देती है उस समय, जो उसकी कनेक्टिविटी में आते हैं उन्होंने भी 5-10% महक चंदन की समाई हो जाती है। उसमें भी महक समाहित हो जाती है और वो भी मार्केट में चंदन बन जाता है। तो आप एक चंदन का पौधा देखिए, हमेशा दूर से पलता है और उनसे पूर्ण हो जाता है। हम आज भी ऋणी होकर ही मरने की बात करते हैं, इसलिए हमें चंदन का स्वभाव बनवाना पड़ेगा और स्वयं को चंदन समझना पड़ेगा। और चंदन बन के समाज के बीच में यदि हम रहेंगे तो हमारे जो गुण हैं उससे जरूर आने वाली पीढ़ी लाभान्वित होगी। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप समाज में जाकर चंदन का पेड़ रखने का काम करेंगे और खुद भी उड़न होंगे और समाज को भी उड़न करेंगे। कभी भविष्य में आपके सवाल भी आ सकता है, आप किसी एग्जाम में बैठेंगे, हमारे यहाँ एक चिवड़ा फल होता है, चिवड़ा, और चिवड़ी गाँव कहाँ है वो भी पूछा जा सकता है, और चिवड़े का दूसरा नाम क्या है वो भी पूछा जा सकता है। बटर टेरी के नाम से, जो ऑस्ट्रेलिया में उसका मक्खन था उसे भी बटर टेरी कहते हैं, और हमारे जो चिवड़ा है उसे भी बटर टेरी कहते हैं, मक्खन भर के कहते हैं। और एक नाम और है हिंदू में, वो नाम है कामधेनु। यदि आपसे पूछा जाए कि पहाड़ में पाए जाने वाले कामधेनु का पौधा कौन सा है, तो वो भी चिवड़ा ही है। अब देखिए, चिवड़ा अगर आपने उसको 10 साल ढंग से पाल दिया, आपका 500 साल का रोजगार है। तो इसलिए आपको भी आपके नई पीढ़ी को चिवड़े के बारे में इतना ज्यादा आपने आकर्षित करना है कि जिस प्रकार से आप होमवर्क पे देते हैं, कॉपी चेक करते हैं, तो कभी कभी उसके घर में जाके उसके माँ बाप से कंसल्ट करें कि आपके क्षेत्र में 5 पौधे आपकी 10 नाली जमीन है तो 4-5 पौधे चिवड़े के होने चाहिए। और सरकार ने भी इसमें इम्प्लीमेंट और आदेश होने चाहिए, किसी की भी खाली भूमि न रहे, न करे वो खेती, कोई बात नहीं, बंदर समय परेशान कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ की आबो है वो लगाए। लेकिन हमारी पूरी सरयू बेल्ट जितनी भी है, पिथौरागढ़ से लेकर अल्मोड़ा, ये पूरी नदियों की गोलियों की घाटियाँ, यहाँ 1500 और 2500 से ऊपर को पूरा चिवड़ा हुआ है और पुराने पौधे हैं। आज चिवड़ा इक्का दुक्का दिखता है, तो पहले से तो हमारे जो जनेऊ, बचपन, विवाह, शादी, जितने भी शुभ कार्यों में टोटल चिवड़े का पत्ता आता था। 15 दिन से पहले थालियां बननी, दोने बनने शुरू हो जाते थे। तो आज भी अगर हम चिवड़े का विकास करें, नंबर 1
जितने हमारे जो हम शादी विवाह में क्रॉकरी वो कर रहे हैं उससे बचेंगे, उतना चारा पत्ती पशु के लिए हो जाएगा। फिर उसमें जब फ्लावरिंग होती है, विशेष फ्लावरिंग मधुमक्खी शहद के लिए तो बहुत बढ़िया है और अमृत काल का शहद माना जाता है और गाँव के लिए लाइफ उसमें चूरे का जो है जो घी बनता है वो बहुत खास काम आता है और शहद भी उसका बहुत सुंदर बनता है। तो एक चूरे का पौधा हमें चारा पत्ती से लेकर हरियाली, साफ पर्यावरण से लेकर, शहद की व्यवस्था से लेकर, पशुधन में वृद्धि से लेकर, जब वो पकता है तो बिल्कुल वास्तव में उसका जो स्वाद है बिल्कुल दूध की तरह, इसलिए शायद उसे कामधेनु कहा गया। उसके बाद आज तो मशीनी युग है, कई प्रकार के ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि हम उसकी जैम, जेली, बिस्कुट्स, अचार, जूस बना सकते हैं। उसके बाद जो उसकी गिठली होती है, पहले तो किसान घर में ही उसका घी बना लेते थे, चूरे का घी। तो अगर हर गांव में अगर 2%, 10% अगर इसके पौधे होते हैं पूरे क्षेत्र में, तो हमें तो ये किसी भी प्रकार के कॉस्मेटिक ऑयल खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल इस प्रकार से स्वस्थ करके चूरे के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लें और स्वयं उसका अनुपालन करें। इसलिए हम अपनी बैठक के माध्यम से चूरा लगा रहे हैं। वन विभाग इसमें बहुत काम करता है, लाखों पौधे लगते हैं साल में। चूरा भी उसमें होता है, लेकिन उसकी बात क्या है कि जो भी उनकी कंट्रोल बर्निंग होती है उस बीच में वो नष्ट हो जाते हैं। एक सीलिंग का पौधा होता है, उसका बॉटनिकल नेम ऑस्मंथस स्काइजेंस, कहीं उसको सिलिंगी नाम से भी जाना जाता है गढ़वाल में, और खास नाम सिलिंग है। और सिलिंग के नाम से करीब 25 गांव सिलिंग के नाम से, रानीखेत में भी सिलिंग के नाम से गांव है, सिलिंगी गांव। आपके काकोला में जॉन सिलिंग मीन्स जहाँ जुड़वे सिलिंग थे, जहाँ पूज्य शोभन सिंह जी ने जिक्र है। सुनेसर में जाएंगे तो टोटा सिलिंग, यानी जिस सिलिंग में होल हो गया होगा सुराग, उसे टोटा सिलिंग। 8 सिलिंग, 7 सिलिंग, सिलिंगवाड़ी कौसानी में सिलिंग चौरोटी, तला सिलिंग, मल्ला सिलिंग, सिलिंग नौला, ये गांव है। और सिलिंग के बारे में है किस्सा की युद्धंती की 3 माइल 4 किलोमीटर लगभग उसकी फूलों की महसूस होती है और लोग कहते हैं कि उतना सर्दी जुकाम बढ़ जाता उस समय। आज उसको वैज्ञानिकों ने सोच किया, लेकिन पुराने लोग पहले से ही कहते थे कि सिलिंग की चमड़ाई करना। पहले से हम कोई लोग घर से बाहर से अगर जब प्रवेश करता था, सीधा रसोई में उसको प्रवेश नहीं कराते थे, समाज की पंक्ति में बैठ के भोजन नहीं कर सकता, उसकी चंद्राणी कराई जाती थी। चंद्राणी कुमाऊनी शब्द है, चंद्राणी मीन्स प्यूरिफाई करना, शुद्धिकरण करना, सैनिटाइजेशन करना, जैसे कोरोना काल में हुआ। तो बाहर से पहुंच से या कहीं नौकरी से आने पर आदमी को दूसरे जगह से आने पर घर के अंदर प्रदेश रसोई में प्रवेश की मनाही होती थी। नहलाया जाता था, धुलाया जाता था, जनेऊ चेंज होती थी, नए कपड़े वस्त्र पहनते थे, तब कम कीमत को भोजन ग्रहण करने की अनुमति होती थी। लेकिन कदाचित कोई आदमी इतना भारी भरकम इंतजाम नहीं कर पाया, वो पंक्ति में तभी बैठ के खाना खा सकता था जब उसे सिलिंग चलानी हुई हो। मतलब अकेले उसने जहां सिलिंग के जल स्रोत थे उस नौले से नहा लिया, उसको पी लिया, तो वो एंटीबायोटिक समाज की पंक्ति में घट सकता है। ये पहले से कहा था लोगों ने, आज तो वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया कि सिलिंग क्या क्या काम कर सकता है। तो हम उस चंद्राणी शब्द को देखते हुए सिलिंग के पौधे नौले झाड़ों के आसपास लगा रहे हैं। अब तक हमने 250 नौले झाड़ों के आसपास सिलिंग के पौधे रोपित करवाए जनमानस सभी के सहयोग से। कई जगह तो फूल आने लग गए हैं। अब तक मैंने करीब 25,000 सिलिंग के पौधे लगे हैं। सिर्फ 3 पौधों में सीड बन रही है, इतना रेयर पौधा है। हजारों पौधों में 1-2 पौधों में सीड बनती है, मदर प्लांट। फ्लावरिंग तो 90% हो जाती है। जल स्रोत के आसपास इसलिए लगा रहे हैं, एक तो वाटर लेवल बढ़ेगा, ग्रेविटी बढ़ेगी, दूसरा पानी की चमड़ाई हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगा पानी। हमें जो बोतल पैक पानी आज बाहर से पी रहे हैं, हमारे हर गांव का नौले धारे का पानी ऐसे बाहर जाएगा, कोई फेल नहीं कर सकता, एक पेटेंट है, दवा का काम करेगा। क्योंकि आज भी कभी बागेश्वर जाएंगे, वहां पर भागीरथी है, उसका मूल नजदीकी है 3 किलोमीटर के अंदर।
भागीरथी जाइए, वहाँ पर जो उसका मूल है, वहाँ शिवलिंग का ही पौधा है, सैकड़ों साल पुराना। आज भी लोग जाते हैं, नहाते धोते हैं, उस पानी को लाते हैं, तो मानसिक शांति से लेकर रात का थोड़ा उनसे डमेरिया ठीक हो जाते हैं। मतलब जो डमेरिया दूसरे को ठीक करते हैं वो वहाँ के जल से नहाने के बाद ठीक होते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से सोचे, कैसे सोचे, पानी की गुणवत्ता कितनी है उसमें, ये बात है। ये शिवलिंग के अपने किस्से हैं। दूसरा, शिवलिंग का फूल इतना महंगा और उसको तोड़ना इतना आसान है, हम वो भी अब सीख गए। पिछली बार 2023 में डीएसपी परिषद नैनीताल डॉक्टर रविचंद्र जोशी जी शिवलिंग पर शोध कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब के 3 साल लग गए। कभी शिवलिंग के पौधे मिले तो सीड नहीं मिले, सीड मिले तो फूल नहीं मिले। फिर उनका कोई कैंप था बागेश्वर, तब मेरे से संपर्क में रहे, तो मैंने उनके लिए 2 किलो फूल 250 कटिंग बना के कुछ सीड्स वहां भिजवाई और 5 पौधे भी उनके लिए भिजवाए कैंपस में लगाने के लिए। सीड ग्रो नहीं हो पाई, कटिंग तो उसकी नहीं लग पा रही, गिट्टी भी उसमें नहीं कटती है, इतना रेयर पौधा है। उसके बाद डॉक्टर BS कालाकोटी जी हमारे भारत सरकार की ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है पर्यावरण में। तो उस 2 किलो फूल से उन्होंने जो एसेंस निकाली, उसमें सिर्फ 2 ग्राम ऑयल निकला। उसकी जब मार्केट रेट प्राइस हुई, जानती हैं कितना हुआ होगा? कल्पना करो, बताइए। हजारों में हुआ होगा या लाखों में? लाखों में, करोड़ों में। सही कहा, 8 लाख रुपया लीटर, यानी 80,000 रुपये किलो उसका फूल बिकता है। मैं पिछले महीने रुद्रपुर डाइट में राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन में गया था, वहां भी 2 पौधे शिवलिंग के लेके। अब हमारे शिवलिंग के पौधों को कौन पूछ रहा था, लेकिन मैंने प्राचार्य मैम जो थी उनसे संपर्क किया, तो कोई नेगी सर हमें मिले, डॉक्टर नेगी जी खड़ा करके, फिर जगह सुनिश्चित की गई कि ये पौधा यहाँ 200-300 साल रहेगा भाई, ऐसी जगह दो। फिर वो 1 जोड़ा शिवलिंग लगाया, तो काफी वहां पर शिवलिंग पर चर्चा हुई। तब मैंने बताया कि हमारे लगाए पौधे 25 पौधे बाजपुर क्षेत्र में फूल दे रहे हैं। हमने उन लोगों को बताया है कि गर्मी में इसको जरा रोज पानी चढ़ाइए तो फ्लावरिंग देगा, सीड भले नहीं लग रही, फूल दे रहे। तो वहां पर भगत सिंह कोश्यारी जी भी थे, मैं भी था। तो हमारे एक वैज्ञानिक महोदय ने कहा, अरे मरड़ा जी 2-4 कुंटल फूल दो ना, 2 पौधे देंगे आपको। हमने उनको भी वहां का उदाहरण दिया, बताया कि अभी तो हम आपको यहाँ 20-25 पौधों से 2-4 किलो दे पाएंगे, लेकिन आने वाले समय में जरूर कुंटल भी पैदा हो जाएंगे। तब हमने उनसे सवाल किया, आपको जो पौधे और फूल भेजे गए थे क्या किया, कितने पौधे जीवित हैं? उन्होंने कहा कि 50 पौधों में 26 ही पौधे जीवित हैं, लेकिन जो फूल आप दिए थे, भेजे थे, उसमें बस 2 ग्राम निकला। तो रेट बताया, तो तब उन्होंने कोश्यारी जी के सामने बताया कि इसका जो रेट प्राइस हुआ 8 लाख रुपया लीटर प्राइस और 80,000 रुपये किलो करीब। तो हमने मजाक में उनसे कहा 1 लाख रुपया देते हैं, आप ही दे दीजिए हमें, अब कहाँ से देंगे? तो इसमें आज तक सीनियर सेंटर ने भी बहुत कम काम किया है, फॉरेस्ट्री ने भी इसमें कम काम किया है। तो इसमें बिल्कुल हर आदमी ने, हर लोग ने जुड़ना चाहिए। और जो ये शिवलिंग के बारे में जितने इसके गांव हैं और 3 माइल तक इसके महत्व की महसूस होने की बातें हैं, सिंह चराने की बातें हैं, इस पर और शोध होना चाहिए। सबसे हरियाली में सघन पौधा पतझड़ का तो पता ही नहीं चलता, और छोटी छोटी चिड़ियाओं के ऐसे उसमें घोंसले बनते हैं जो बिल्कुल एक अलग ही माहौल क्रिएट करता है। और जल संवर्धन के लिए बांस का पौधा यदि 40-50 साल में 10 गैलन पानी अपने पास रखता है, कैपेसिटी होती है, तो ये करीब 15-20 गैलन पानी को अपने पास रहने की क्षमता रखता है। ये शिवलिंग के पौधे से हम आने वाले समय में बहुत बड़ा रोजगार अपने पूरे क्षेत्र में प्रदान कर सकते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो जरूर कुछ न कुछ बदलाव हमें आना चाहिए, नहीं तो शिक्षा के साथ पर्यावरण विषय पढ़ाने की क्या आवश्यकता है? उसे तो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जब से अपने इस प्रदेश में रहते हैं तो हमारा पूरा अनुभव रहता है राजनीति के संसार में बड़ी चीजें हैं। और इसमें आयोजन जन जागरूकता के नुक्कड़ नाटक हैं, भाई पेड़ तो लगाना है तो पौधा ही तो गड्ढा डालना है,
हरियाली तो हो ही रही है, हवा तो मिल ही रही है। ये सारी बातें बहुत सोचनी हो जाती हैं, देखने में आ जाती हैं। तो प्रकृति में हमारे पास ऐसे ऐसे खजाने हैं, सिर्फ उनका संरक्षण और उनको देखकर समझने की बात है। एक जैसे मैंने शिलंग के बारे में बताया, तो एक कौल का पौधा हमारे वहाँ होता है। इनको पता है कौल, कहीं कौ कहते हैं और कहीं सूल कौ कहते हैं, और उसका बॉटनिकल नेम सोम प्लांट, सूलू प्लांट। तो दूसरा बेदू होता है, तीसरा तेज पत्ता। ये 3 पेड़ ऐसे विकल्प हैं हमारे पहाड़ क्षेत्र उत्तराखंड के लिए। बहुत बड़ी ऊंचाई में हमें ले जा सकते हैं, बहुत बड़ा एक आत्मनिर्भर एक स्वरोजगार ऐसा दे सकते हैं हमारे आने वाले समय में। तो इसे आज कौल के पौधे को और बेदू के पौधे को नई पीढ़ी मुगा रेशम के नाम से जान रही है। हमारे यहाँ सलूट पर, बांज पर, मणिपुरी बांज पर और जून पर रेशम उत्पादन चल रहा है। लेकिन 2012 से स्पेशली बागेश्वर जनपद में ये फसल जो जोरट में होती थी मुगा की खेती, उस खेती को उत्तराखंड में भी बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर DP पालीवाल जी को बुलाया गया। उनने करीब हमारे यहाँ के 2500 किसानों के साथ गोष्ठियाँ की, ट्रेनिंग करवाई, आसाम लेके भ्रमण कराया, लाखों पौधों उनको दिए, लेकिन बहुत कम किसान उसमें जुड़ पाए। 2012 में मेरी आपसे वार्ता हुई तो मैंने अपनी वाटिका के साथ एक मुगा रेशम वाटिका की भी स्थापना की, जिसमें 3-4 तक पौधे भी हमारे छोटे बड़े हैं। तो 2021 से हम मुगा रेशम की खेती कर रहे हैं। मतलब कौल के पौधे पर, बेदू पर, तेज पत्ता को छोड़िए, वो तीसरा विकल्प है, 2 ही में हो जाता है। तो इन 2021 से जो हम फसल ले रहे हैं, इसमें जो हमारे साथ किसान जुड़े हैं, तो हम एक साल में 3 फसल ले रहे हैं। एक मई में लेते हैं, दूसरी जुलाई अगस्त में लेते हैं, तीसरी अगस्त लास्ट और सितंबर में लेते हैं। पिछले बार हम चौथी फसल भी ले रहे थे, तो किसी कारण से नहीं कर पाए, तो बोर्ड कहने लगे इसमें ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। लेकिन मैं चाह रहा था कि चौथी फसल भी ली जाए। तो 3 फसल मुगा रेशम की उत्तराखंड के जनपद बागेश्वर में सफलता हमने प्राप्ति की। एक फसल लगाइए 35 से 45 या 50 दिन में पूरी हो जाती है, और एक ही पौधा साल में 3 फसल देने में, 4 फसल देने में पूरा सक्षम है कौल का पौधा। बाकी हम मलबरी पे, केसर या बांज पे, मणिपुरी बांज पे जो भी रेशम उत्पादन करेंगे, उसकी और इसकी कीमत में 4 गुने का अंतर है। मलबरी हमें 4500, 5000, 3500 रुपये के जी, ये पर पीस 4 रुपये, 5 रुपये पीस, लगभग 39-40 हज़ार रुपये किलो बैठता है। आसानी से कोई भी बॉटनी या सेरिकल्चर या कोई आम छात्र, आम किसान, जिस विधि से अब हमने इसको देश के लघु वाटिका में डेवलप किया, इसका जो स्वभाव है पेड़ पर पलने का है। यानी कि 35 दिन आपको पेड़ पर जाल पड़ेगी ताकि बंदर पक्षी उसको नुकसान न करे। तो हम उसको देखते देखते परेशान हो गए कि 35 दिन कैसे वहाँ पर बैठे रहे बंदर। तो बहुत फर्स्ट में शुरुआत से 10 दिन तक तो ज़्यादा खतरा नहीं है, 15 दिन तक। 15 दिन के बाद ज़्यादा खतरा हो जाता है, जब वो बाहर से दिखने लगता है। तो चीनियाँ बहुत होती हैं हमारे यहाँ, और बंदर का भी उनको नुकसान है। हमने उसको 4 मूड को वो चलता है। तो फर्स्ट मूड जैसे 3, चौथे दिन, 5वें दिन पास हुआ, हमने उसको पेड़ से ही उतार दिया, नीचे फेंक दिया। नीचे ही उसको जैसे जानवर को चारा देते हैं ऐसे दिया, वो वैसे भी सकता है। तो ये विधि को देखने के लिए 5 राज्यों के साइंटिस्ट देश के लोगों बैठ कर पहुंचे कि भाई कैसे कर दिया। हम तो पेड़ पे चढ़ाते थे, उनको नीचे उतार के सक्सेस कर दिया। वो नीचे उतार के उसको चारा देके जो पालने की व्यवस्था है, उससे क्या हो गया, हमारा सिर्फ एक 5 या 6 दिन का काम रह गया। बाकी काम जैसे हम अपने कोर्ट के अंदर या बरामदे में सुरक्षित तरीके से जैसे हम और रेशम उत्पादन कर रहे हैं, हम उसको भी कर सकते हैं। और 35 दिन में कोई ऐसी फसल नहीं, 35 दिन में तो धनिया तैयार होता है बड़ी मुश्किल से, वो भी तैयार नहीं होता। 65 दिन में उगल तैयार होता है। अब गेहूँ धान उसकी बात छोड़िए आप, और कितनी पानी की और कितनी गुणाई और खाद की उसमें व्यवस्था होती है। ये तो जंगली पौधा है, प्राकृतिक रूप से यहाँ पर उसकी 10% उपलब्धता है। तो 3 फसल ले रहे हैं। तो मैंने बीच में दावा किया था, आओ मुगा रेशम की खेती शुरू करें, 35 दिन में लखपति बने। मेरा भारत सरकार को चैलेंज है कि बॉटनी के बच्चे और सेरिकल्चर के बच्चों को अगर 4 साल जैसे NSS, NCC, स्काउट में कैंप लगते हैं, उनके भी कैंप लगा दिए जाए कि जाइए आप मुगा रेशम की खेती उत्पादन करके लाइए, कोकून तैयार करके लाओ।
वही उनका प्रेजेंटेशन होगी, जो छात्र जितने ग्रुप जितने ज़्यादा कूपन तैयार करके लाएगा उसकी मार्किंग वैसी होगी, क्योंकि तो वो 35 दिन में एक ऐसा रोजगार दे सकते हैं। अब कहाँ से देंगे? कपकोट, गरुड़ और धर्मगढ़ जितनी ठंडी वाली ऊंची ऊंचाई वाली एरिया है उसमें और ज़्यादा कॉल और बेल के पौधे हैं। लगभग उत्तराखंड के सभी जिलों में कॉल और कटमरा और तेज पत्ता भी कई जगह उपलब्ध है। हम तेज पत्ता को छोड़ दें तो 2 पौधे प्राकृतिक रूप से ऐसे उपलब्ध है हमारे वहाँ, हम बहुत सुंदर अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो 2023 में जब हमने उसकी फसल पूरी जमीन पर ले ली, 5वें दिन के बाद उसे देखने निदेशक बोर्ड भी पहुंचे, भारत सरकार के सिल्क बोर्ड के सदस्य वहाँ पर पहुंचे, 5 अन्य राज्यों के साइंटिस्ट पहुंचे, और उसके बाद मैंने यहाँ की पूरी रिपोर्ट मौके पर उनको दी कि सर यहाँ पर ऐसे ऐसी संभावना ऐसा हो सकता है। तो भारत सरकार के आदेश में मुझे भी उस बोर्ड में सदस्य मनोनीत करके जो हमने कपकोट वैली की पूरी सर्वे कराई, जहाँ तक मैं चल सकता था मैं कपकोट के 10-12 गाँव में गया। तो वहाँ पर अभी पोथिंग, खारबगढ़, चिराबगढ़ 3 गाँव में क्लस्टर के हिसाब से मूंगफली की खेती को लिया गया है और 50 रूट सेट सेंसर भारत सरकार के एक किसान के लिए रूट सेट 90,000 रुपये का बचेगा। किसान उसमें साल में अपना 1-2 सीजन बांध से काम करेगा, मणिपुरी बांध जो उन्होंने लगा रखा है उस पर काम करेंगे, 1-2 फसल सहतूत पर लेगा, बाकी 3 या 4 फसल वो मोबाइलेशन के ले सकता है। तो साल में कोई भी किसान या कोई भी आदमी के हिसाब से उसकी फसल ले रहे हैं तो 1 या 2 फसल 1-2 किलो का भी हम उत्पादन करें तो हमें लखपति बनने से हमारे पहाड़ में कोई नहीं रोक सकता है। यह ऐसा विषय वस्तु है, हम अपने किसी भी क्षेत्र में रहते हुए इसका बहुत सुंदर वहाँ पर प्रचार प्रसार और अपना स्वरोजगार आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हमने अपने 5 नाली के खेत में जो ये पौधे लगा रखे हैं, जब 2012 से 21 तक खेत बंजरी रही, घर वाले भी जोर मारने लगे कि इसने तो पूरा जंगल बना दिया, अगल बगल खेत वालों की बड़ा नाराजगी की छाया पड़ने लगी थी। फिर कौन का पौधा इंसान नेचर में सबसे ज्यादा उसकी ग्रोथ होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि आप 10 फीट 12 फीट का हाइट को उसको कट करके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नीचे अब पूरी जमीन बंजर होगी तो क्या करें? तो हमने 2015 से उसमें क्या किया, तभी हमने उसमें 12 फसल उगा रखी है, 12 फसलें प्रैक्टिकल के तौर पे। आप अपने वहाँ के आबोहवा के अनुसार से और जड़ी बूटी औषधि पातों का उत्पादन कर सकते हैं। हमने क्या लगा रखा है, हमारे वहाँ गडरी होती है वो भी लगा रखी है, फिनालू होती है वो भी लगा रखी है, और जो प्लांट्स में अरबी होती है वो भी लगा रखी है, सदाबहार तुलसी लगा रखी है जिसकी माला और चाय या मेडिसिन बनती है, रोजमेरी लगा रखी है, लेमन ग्रास लगा रखी है, किलमोड़ी लगा रखी है, सफेद मूसली, काली मूसली, अदरक उसमें लगा रखी है, बन हल्दी उसमें, हल्दी उसमें, और शिवलिंगी के बीज उसमें, कई और भी जो औषधि हैं वो उसके अंदर लगे हुए हैं। तो एक साथ मतलब इतने फसलों का उत्पादन मुगा रेशम की खेती के साथ, और ना खेत बंजे रहेंगे और फसल की सारी ऐसी भी सब जंगली पशुओं से सुरक्षित, न उसमें बंदरों का खतरा, न लंगूरों का, न गुणी का। अगर आप चंदन के पौधे लगाए तो उसके साथ आप पांगर की खेती शुरू कर लीजिए, घर से दूर जो आप कड़वा पांगर लगा दीजिए, उसमें आपके बंदर भालू लंगूर सारे खुश, वो नहीं आएंगे आपके पास। और जो मीठा पांगर है आपके घर के आसपास लगाइए। ब्रिटानिया का बिस्कुट खाया करके उसमें पांगर लगाइए, हमारे वहाँ पांगर होता है, हम ब्रिटानिया के बिस्कुट में आज आप पांगर भवानी से खरीदेंगे, इतना कच्चा तोड़ देते हैं वेट बढ़ाने के लिए, हमें हर साल 500-700 रुपये खाली चपल लगती है। बीज मंगाते हैं वो 1 हफ्ते में खराब हो जाता है, जबकि उसके बीज को लेके गड्ढे में दाब देनी पड़ती है, फिर अपने समय को अंकुरित होगा। वैसे खुला रखने तो खराब हो जाता है, लेकिन उनका पांगर जब तक दुकान में तब तक ठीक है, उसके बाद वो नहीं रहते, क्योंकि इतनी कच्ची उसकी तोड़ाई हो जाती है वेट बढ़ाने के लिए। तो आज अगर हमारे फॉरेस्ट में अगर पूरे क्षेत्र में 10% भी अगर इस प्रकार की खेती या पानी के करें तो हमें बहुत कुछ मतलब एक प्राकृतिक जीवन जीने की अवधारणा को हम अपने उत्तराखंड में अपने पर्वतीय क्षेत्र में पूरा कर सकते हैं, मेरा अपनी समझ है। रुद्राक्ष पूरे उत्तराखंड में 3 मुख्य होता है। पूरे उत्तराखंड में जो मेरा अपना अनुभव है, रुद्राक्ष के पौधे हमने लगाए तो रुद्राक्ष के पौधों में भी अंतर साफ नजर आता है। जो बीज से पौधा बना होगा उसकी ड्राइंग कुछ और होती है, और उसके बाद जो मिट्टी चढ़ा के आप बनाएंगे उसमें कुछ और होती है। जो सीड से पौधा होगा उसमें जून जुलाई अगस्त में
अलग मुख निकलते हैं पेड़ से, जगह जगह शाखाएं जैसी छोड़ता है। उसके बाद जब 50 ईयर तक आप चढ़ाएंगे वो प्लेन पौधा होगा। लेकिन जब भी उसमें लगाइए मार्च से लास्ट से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और फल अगले जुलाई 10 में बनता है, 18 और अगर आपके रुद्राक्ष के पौधे की अच्छी देख रेख है तो पौधा खाली कभी नहीं मिलेगा। कुछ समय फल फूल दोनों मिलेंगे, नहीं तो फूल मिलेगा या फल मिलेगा। रुद्राक्ष का पौधा कभी खाली नहीं है। और उसका उपयोग क्या करें, खाली माला बनने वाली बात नहीं। आप 2 रुद्राक्ष 3 रुद्राक्ष हाथ में ऐसे रगड़िए, 1 मिनट सहन नहीं कर सकते, इतना तेज उसके अंदर है। और आपको ऐसा लगा कि पूरा 40 से 40 वोल्ट बॉडी के अंदर डाल दी और वो साबित हो जाएगा कि सब कुछ मनुष्य के हाथ में। और कई चीज़ों की बड़ी एनर्जी हमें उसके मिलती है। हमारे पास रशिया, यूक्रेन, लिथुआनिया के शोधार्थी पहुंचे, रुद्राक्ष में बड़ी डिस्कशन हुई, तो मुझे अनुभव हुआ कि रशिया के आदमी हिंदू धर्म को इतना डीपली अपनाते हैं। वास्तव में वो बिल्कुल एक स्नेह मित्र की बात थी। उन्हें हमारे धर्म की इतनी गुण बातों का अध्ययन है और सीक्रेट बातों को वो अपने पास रखते हैं, बड़ा सोचते हैं रुद्राक्ष के बारे में। तो हमने उनको पौधे भी दिए, पहली बार लेके कर दिए, दूसरी टीम आई वो लेके फिर गमले में लगाने की सलाह दी। उनके क्षेत्र में भी हुआ, सीलिंग हमने उन्हें भी दिया, तो कहा कि भी अपनी किसी जल स्रोत के आसपास इसको लगाइए, क्योंकि उनका क्षेत्र बहुत ही बर्फीला और ठंडी एरिया है। तो वो रुद्राक्ष को अपने उनसे कहा कि कभी कभी उनको सूख पी लेते, दूसरा रुद्राक्ष बोल कर। अब उनके लिए तो ऐसा हो गया शिव जी की प्रसादी होगी और भोले शंकर की प्रसादी के तौर पर रुद्राक्ष की चाय मिलें और कहते हैं कि हमें बड़ी चिंता और बहुत शांति मिलती है। भोले जी का पर साक्षात आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए उनकी कल्पना की बात है ना। तो क्यों रुद्राक्ष को शिव स्वरूप माना गया, जिसे माना गया, क्योंकि बिल्कुल एक्यूपेंचर आप करेंगे, आपकी पूरी ब्लड सर्कुलेशन को इस प्रकार से कंट्रोल कर देता है कि कोई ऐसी शिकायत, मानसिक अशांति आपके पास नहीं रहती है। तो मेरा मानना है, मेरा सरकार से अनुरोध रहता है कि हम पूरे उत्तराखंड में अपना 3 मुख्य पेटेंट बना सकते हैं। आस्था, धार्मिक दृष्टि से पर्यटन को बढ़ावा देने के और व्यापार सुदृढ़ करने, आत्मनिर्भर आर्थिक को मजबूत बनाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम उसको हम दे सकते हैं और कह सकते हैं कि वही पार्टी जो है नेपाल का मामला है, 5 वहाँ होता है। अब हम यहीं ठगने में रह जाएंगे। 13 दिन की खराब में से रुद्राक्ष की माला बना के फिर मद्रास बेंगलोर भेज के वो भी इसलिए आते हैं। बहुत कम लोगों को मालूम होगा ना रुद्राक्ष देहरादून में बनता है। सबसे बड़ी खराब देहरादून में फैक्ट्री है रुद्राक्ष बनाने। उल्टा माल भी बम्बई उधर दक्षिण भारत जाता है, फिर वहां से बिल्कुल वो माला लेके बेचते आते। नकली होने का कारण क्या है? 2 रुद्राक्ष एक जैसे हो ही नहीं सकते, जैसे इतने आदमी में एक दूसरे के साथ किसकी शक्ल मिलती है। बस यही फर्क है। अब कोई हमसे कहे कि तुम आदमी मानव प्राणी नहीं है, वो दूसरा है, तो ये गलत बात है। तो सब एक ही चीज ना, सबकी सोच अलग है, सबका रंग रूप प्रकाटी अलग है। तो ऐसे ही 2 रुद्राक्ष एक जैसे नहीं हो सकते। ये सबसे बड़ी उसकी खासियत है रुद्राक्ष। और जितना खूबसूरत रुद्राक्ष हमको दिखाया जाता है, ऐसा कहाँ से होता है? वो तो आंसू है, फुलझुड़ा होगा, कुछ भी होगा, टेढ़ा भी होगा, मेढ़ा भी होगा। जैसे शिव जी की आँख मानते हो तो जहाँ को आँख घुमाओ वैसी दृष्टि का बनता है। ये उसका वो है। सिर्फ रुद्राक्ष के पौधे में जब फ्लावरिंग होती है तब उसको रात को आप देखिए, पूरा ऐसा लगेगा फूलों से ढकी जो सारी टहनियाँ हो। अगर चांदनी नहीं होनी चाहिए रात में, उस समय रुद्राक्ष के पेड़ को देखिए, या तो आप शिव को समझ जाएंगे या डर जाएंगे। अचानक यदि आपने अंधेरी रात में रुद्राक्ष के पेड़ की फ्लावरिंग देखी तो पहले से किससे नहीं कहते थे, हम जा रहे थे, वो आगे से इतना हाथ रख के बिल्कुल बताते थे, छत आगे तक रास्ता रोक दिया, इतनी बड़ी लड़की ये थी। वैसा आपको रुद्राक्ष का पेड़ दिखेगा, लेकिन वास्तव में कितनी बड़ी बात है। वो नेचुरल जो दृश्य है, चांदनी रात में उतना नहीं दिखता। अगर कभी बादल लगे हो उस समय अगर उस पर नजर पड़ जाए तो वो सीन बहुत बेहतर सौंदर्य होगा। साक्षात शिव का राज मानसरोवर, पूरे बर्फ के चट्टान, सब कुछ एक जैसा ऐसा एहसास होता है और हमेशा सदाबहार, हरा भरा और खूबसूरत उसका पौधा है। आपके नजदीक यहाँ पर बीर बाजार है, एक राठौर जी यहाँ पर प्रधान है और यहाँ पर रिटायर एसपी श्री प्रेम सिंह सांगा जी रहते हैं। उनको बड़ा शौक पौधों का। मैं कई बार उनके कैंपस में आया हूँ और उनके द्वारा अन्य लोगों ने भी पौधे लगाए हैं। तो अच्छा प्रयास है उनका कि वहाँ प्रयास है। तो सांगा जी तो कई बार कहते कि सर
हम पौधे लगाते हैं। हमने कई बार प्रयास किया तो पता करते हैं कि यहाँ को बिल्डिंग बनने वाली है, यहाँ तो अभी कंस्ट्रक्शन है। इस प्रकार का जो सिस्टम है पिछले 1-2 बार प्रयास किए थे, वो यहाँ पर हम नहीं कर पाए। जो भी मैंने जन सहयोग से बागेश्वर में 2002 से NSS और NCC स्काउट की स्थापना होते हुए मैं तब से रेगुलर उनके साथ काम कर रहा हूँ। एक कैंप में हम 2009 में राष्ट्रीय NCC का कैंप पुराई बागेश्वर में था, तो वहाँ मुझे भी बुलाया गया था। तो वहाँ के जो कोई कर्नल थे उनको बड़ा गुस्सा आया, मुझे बोला इनका क्या काम होता है यहाँ, सिविलियन क्यों बुलाती है। वो सीधे ही ये अपने उसको डालने लगे। मैं खुद ही बचपन में पिताजी के साथ फौज में 8-9 साल रहा हूँ। जब पिताजी आए हुए थे तो मुझे उनका रवैया पूरा मालूम है कि उनके लिए सिविलियन क्या होता है, जैसे कूड़ा नहीं समझो। आर्मी वाले के लिए सिविलियन कुछ नहीं है कैंपस के, वो तो ब्लडी सिविलियन बोलते हैं। कितना ही बड़ा अधिकारी हो सिविलियन। वो ऐसा भड़का अपने वो जो टीचर्स थे, वो सिविलियन जो हमारे लेफ्टिनेंट होते हैं लाइसेंस, उनको भी बहुत कम पैरवी देते हैं ना, वो बिल्कुल पूरी तरीके से डांटने लगते हैं। फिर उनकी बात सुनी, फिर मैं क्यों पूछता वो कर्नल साहब को, हम तो कितने जो कर्नल आर्मी में देख लिए, फिर जैसे आर्मी वाले से मिलते वैसे मिले उनसे, हमने अपनी बात शुरू की। तो लास्ट में उनको घोषणा करनी पड़ी कर्नल HP सिंह साहब को कि आज के बाद बिना वृक्षारोपण के, पौधरोपण के NCC का कोई कार्यक्रम नहीं। कर्नल HP शर्मा ने घोषणा की कि आज से NCC बिना पौधरोपण के कहीं पर काम नहीं करेगी। उन्हें वो चीज़ उतनी अच्छी लगी कहीं। पिछले बार पुनः राष्ट्रीय कार्यक्रम आपके द्वार नवोदय विद्यालय में था, तो सभी जगह के 551 छात्र छात्राएं वहाँ पर NCC कैडेट थे। कर्नल रविंद्र भंडारी जी थे, उनका पूरा शौक था कि मैं ये काम करूँ। बहुत हमारे साथ में कई लोग पौधरोपण करा, 3 साल यहाँ लगा था, तो उन्होंने 551 पौधे वहाँ पेड़ बना दिए हमसे बैठेगा। तो पौधे हमारे पास काफ़ी अच्छे पौधे ढूंढ लिए कि वहाँ अब बच्चे कहाँ ले जाएँ। बाद में हमने पता किया तो सब और कैडेट का ही नहीं, पर किसी ने तो गाड़ी से नीचे फेंक दिया था। तो कह रहा था मैं इतना लंबा उसका खाने जाऊँगा नहीं, अब कर्नल साहब का आदेश नहीं, उधर ले जाना है, एक पेड़ हम इनको देंगे। उन्हें बड़े अपने तरीके से वो किया। तो चाहे किसी भी तरीके से हम अपनी नई पीढ़ी को जागरूक करने का मतलब इम्प्लीमेंट करें कि वो हमारी बात माने। तो आज समाज में शायद शिक्षक के माता पिता के बाद गुरुजन की बात सुनी जाती है, तीसरे की बात तो बहुत समाज कम सुनता है। और एक ऐसी उम्र में जीवन आपके हाथ में होता है जो वास्तव में आप जिधर को चाहो वो घूम सकता है। इसलिए शिक्षा के साथ जो पर्यावरण शिक्षा है, तो उसके जो दायित्व निर्वहन है, जो शिक्षक समाज कर सकता है, दूसरे समाज के